बीए प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल से हमने जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की थी और जो है हमने लोकतंत्र टॉपिक पे कल चर्चा की थी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है और लोकतंत्र शासन में क्या क्या विशेषताएं हैं। कुछ परिभाषाएं भी हमने जो हैं इसमें बताई थी। तो आज जो है हमें लोकतंत्र के गुणों पे जो है वो चर्चा करेंगे। तो कल जो टॉपिक कराया था उस पर एक थोड़ी सी ब्रीफली नज़र हम मार लेते हैं कि लोकतंत्र जो है वह लोगों का शासन है। लोकतंत्र से अर्थ है जनता का शासन, यानी जहाँ शक्ति जनता के हाथ में होती है। लगभग सभी देशों में लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया है, क्योंकि लंबे अनुभवों से पता लगा कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र में जनता का जो है हित नहीं होता है, जनता का कल्याण नहीं संभव हो पाता। इसलिए लोकतंत्र को ही सभी ने सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना था। जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। ब्राइस ने भी ये बताया था कि ये इस प्रकार का शासन है कि इसमें जो है वो शक्ति सारी जनता में है, किसी विशेष वर्ग में नहीं होती, सारी जनता में शक्ति होती है। इस प्रकार समस्त जनता का प्रतिनिधित्व जो है इसमें होता है। वह शासन प्रणाली लोकतंत्र कहलाती है। इसकी कुछ विशेषताओं पे भी हमने चर्चा की थी कि जनता का इसमें प्रतिनिधित्व होता है, जनता के हितों की रक्षा होती है, जनता के प्रति यह उत्तरदायी शासन प्रणाली है, लोक प्रभुता में विश्वास है, यहाँ हमें राजनीतिक और नागरिक समानता और स्वतंत्रता दोनों मिलती हैं। व्यक्तित्व का जो सम्मान है वो इस शासन प्रणाली में संभव हो पाता है। बहुमत का शासन होता है ये, क्योंकि ज़्यादा लोग जिनको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीतते हैं, वो शासन करते हैं, तो ज़्यादा लोगों का शासन होता है ये। शक्ति विभाजन पाया जाता है यहाँ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में विभाजन है, सब अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। और संविधानवाद, यहाँ सीमित शक्तियों का शासन है। किसी को भी शक्ति जो है असीमित नहीं दी गई है, हर हर किसी पर किसी न किसी प्रकार का जो है वो नियंत्रण लगाया हुआ है। तो ये जो है टॉपिक था और ये विशेषताएं थी जिन पे हमने कल चर्चा कर ली थी कल की क्लास के अंदर। आज जो है हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के गुण। आज हम इसके 11 पॉइंट हैं गुणों के, इन 11 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है जन कल्याण की साधना। देखिए, जो लोकतंत्र है उसका मेन उद्देश्य ही क्या है? जन कल्याण, यानी जनता का कल्याण। क्योंकि जनता के कल्याण के हिसाब से सबसे जो श्रेष्ठ शासन प्रणाली है उसको लोकतंत्र को ही माना जाता है। क्योंकि इसमें जो है जनता स्वयं तो शासन नहीं करती, लेकिन अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। देखिए, जहाँ डायरेक्ट जनता शासन करती है वहाँ जहाँ वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र होता है, जैसे यहाँ स्विट्ज़रलैंड में है अपने विश्व में, और बाकी अधिकतर अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। क्योंकि हम डायरेक्ट शासन नहीं करते, हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो लोकतंत्र जो है इसकी मेन थीम ही जनता का कल्याण है। जनता जिन प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है वो जो है जनता की इच्छाओं, भावनाओं और इनसे जो है पूरी तरीके से परिचित होते हैं, और जो है वो अपने अधिकारों का प्रयोग वो इस प्रकार करते हैं कि जनता के हित ज़्यादा से ज़्यादा पूरे हों, जनता की इच्छाएं पूरी से ज़्यादा पूरी हों। देखो, जब हम चुनते हैं कि हम अब छोटे लेवल की बात करें तो हम अपने शहरों में वार्ड में पार्षद चुनते हैं, गाँव में पंच चुनते हैं, सरपंच होता है। तो ये लोग क्या होते हैं कि हमें पता है कि वार्ड के अंदर वो व्यक्ति बढ़िया है और हम उसको वोट डाल के जिताते हैं, तो वो व्यक्ति भी हमसे भली भांति परिचित होता है। उसको ये पता होता है कि इस वार्ड में क्या समस्याएं हैं और किस किस प्रकार की दिक्कतें यहाँ लोगों के आगे आ रही है, तो वो भली भांति अपनी बातों को जानता है। और जब हम इसे चुनाव में जिताकर भेजते हैं आगे अपने प्रतिनिधि के रूप में, तो फिर वह अपनी उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करता है। तो इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि जितना जनता का कल्याण जितना हो सके उतना ये प्रयास करते हैं। ये सभी समस्याओं से परिचित होते हैं, फिर इनको जितना टाइम 5 साल का मिलता है उसमें क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित करने का प्रयास करते हैं। ताकि ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि नेक्स्ट जो चुनाव होंगे, अगर अब हम लोगों की अब इच्छाओं को पूरा करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, तो आने वाले चुनाव में दोबारा हमें जनता जो है वो शासन सत्ता में भेजेगी जिता के। इसलिए जन कल्याण की साधना जो है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि इसमें जो है मेन उद्देश्य ही जनता का कल्याण पाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन।
देखिए, लोकतंत्र को सबसे कार्यकुशल प्रशासन माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग अपनी मर्जी से जनता के अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, और प्रतिनिधि भी जनता के हितों के लिए काम करते हैं, जनता के हिसाब से काम करते हैं। इसलिए जो है प्रशासन में जब जनता और प्रतिनिधि, क्योंकि जनता और प्रतिनिधि दोनों मिल के काम करते हैं, तो जब दोनों मिल के काम करते हैं तो प्रशासन में भी कार्यकुशलता आती है। लोग भी अपनी जो समस्याएं हैं या उनके जो सुझाव हैं वो अपने प्रतिनिधि को देते हैं, प्रतिनिधि भी उन समस्याओं और सुझावों के हिसाब से काम करता है। तो सब जब कार्य मिलजुल के होता है ना, तो उस कार्य के अंदर कुशलता ज़्यादा आ जाती है। इसलिए लोकतंत्र को जो है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन कहा जाता है। जैसे गार्नर ये कहता था कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण, लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है, क्योंकि इसमें निर्वाचन भी जनता के द्वारा होता है, नियंत्रण भी जनता के द्वारा होता है, और जनता के प्रति ही उनका उत्तरदायित्व होता है। इसलिए जो है इस शासन के अंदर कुशलता ज़्यादा आती है, और जनता और प्रतिनिधि मिल के कार्य करते हैं, जिससे जो है शासन में कुशलता आती है। पॉइंट नंबर 3 है सार्वजनिक शिक्षण। देखो, इसमें लोगों को शिक्षा भी मिलती है, राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। जैसे जहाँ अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, यहाँ राजतंत्र, इनमें क्या होता था कि जनता जो है वो सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहती थी। जनता जो है राजनीति के प्रति उदासीन रहती थी, ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी, ना लोगों को राजनीति के बारे में ज़्यादा ज्ञान होता था। क्योंकि यहाँ की लोगों की जब जिस चीज़ में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होती है ना, फिर तब तक रुचि लेना वो स्टार्ट नहीं करता है उसके अंदर। देखो, जैसे आप क्लास के अंदर आते हो, क्लास में आओ, आप ऑफलाइन जैसे क्लासेस लगती थी तो हम आमने सामने होते थे, तो हम आप जब रुचि लेना जब कोई चीज़ बताते हैं तो आप उसमें रुचि लेना प्रारंभ कर देते हो। लेकिन आप ऐसे घर में बैठे रहोगे तो आपकी इस चीज़ों में रुचि नहीं रहेगी। वही टॉपिक जो आप वैसे पढ़ोगे तो आपको इसमें वो रुचिकर नहीं लगेगा, लेकिन आप क्लास में आके जब उसमें आपस में बातचीत करेंगे, टॉपिक को कंसल्ट करेंगे, तो हमें रुचि भी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा भी मिलेगी उसके बारे में। तो यहाँ जो है सार्वजनिक शिक्षण या सार्वजनिक शिक्षा बहुत मिलती है। लोग जो है वो राजनीति में प्रत्यक्ष भाग लेते हैं मताधिकार के माध्यम से। तो उनके पास वोट की पावर होती है, प्रतिनिधियों को नियंत्रण करने की पावर होती है। जब इनके पास ये पावर होती है तो ये फिर उन सार्वजनिक क्षेत्रों में रुचि भी लेने लग जाते हैं लोग। तो इसलिए जो है लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग लेती है, और उससे क्या है कि लोगों में राजनीतिक शिक्षा भी मिलती है। लोगों को ज्ञान होता है कि जो है कार्य कैसे करवाने हैं, कार्य किस तरीके से मिलजुल के होंगे, हर चीज़ में व्यक्ति रुचि लेने लग जाता है। इसलिए सार्वजनिक शिक्षा जो है वो लोकतंत्र के अंदर ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान के अनुकूल। देखो, मनोविज्ञान के अनुकूल कैसे है कि जब लोगों को मानसिक संतुष्टि होगी ना, भी हाँ हमारी जो है सरकार के अंदर हिस्सेदारी है, हम सरकार पर नियंत्रण कर सकते हैं, हम ही जो है वो प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, तो लोग मानसिक रूप से ज़्यादा संतुष्ट होंगे, और जो है कार्य भी जो है बहुत बढ़िया होगा। लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जहाँ मनुष्य जो है या प्रत्येक जनता जो है उसके अंदर सारी जनता भाग लेती है। कोई भी शासन जो है वो सारे समाज का नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र जो है उसमें लोगों को जो मताधिकार मिलता है ना, उससे उनको ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है। तो मनोवैज्ञानिक रूप से भी लोगों को संतुष्टि मिलती है कि उनकी गवर्नमेंट है और उनका नियंत्रण है, तो लोग ज़्यादा इसके अंदर भाग लेते हैं और लोग मानसिक रूप से ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं। तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन, अब राजतंत्र और कुलीन तंत्र में लोगों को मानसिक संतुष्टि नहीं होती। उन्हें पता है, उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कौन राजा है कौन शासक है, क्योंकि उनकी खुद की उसमें कोई भागीदारी नहीं होती है। जब उनकी किसी चीज़ में खुद की भागीदारी नहीं होती है, और अब चाहे राजा उनकी मर्जी का है या नहीं है, तो यहाँ ये मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होते। लेकिन लोकतंत्र में उनकी मर्जी का सब कुछ होता है, उनकी उनकी मतलब मानसिक रूप से उनके पास ये बात रहती है भी हाँ हम सरकार को चुनते हैं, तो ये बात मानसिक रूप से वो ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं लोकतंत्र शासन प्रणाली में कि सरकार अपनी है और अपने द्वारा चुनी हुई है, तो सरकार हमारे हित में ही कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है जनता का नैतिक उत्थान। देखो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण ये है कि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके चरित्र को उच्च बनाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व, जैसे इसकी विशेषता मैंने बताया था कि व्यक्तित्व का बहुत सम्मान होता है, व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ जीवन जी पाता है। बाकी अन्य शासन प्रणालियों में ये संभव नहीं हो पाता। यहाँ व्यक्ति को अपनी इज्जत के साथ, अपनी गरिमा के साथ रहने का अधिकार है। व्यक्ति जो है वो कोई भी कार्य अपनी इज्जत से कर सकता है, गरिमा से कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी
तरीके की, इसलिए यहाँ व्यक्तित्व का जो है ना वो सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। और जब देखो व्यक्ति जो है उसको इज्जत से रहने का, गरिमा के साथ रहने का अधिकार मिलता है, उसको हर कार्य बढ़िया करने का अधिकार मिलता है, तो उसका नैतिक उत्थान भी होता है। अगर अदरवाइज़ व्यक्ति को जो है अब कोई कार्य करने की स्वतंत्रता ना मिले, उसकी हर जगह पे बेइज्जती हो, तो वो नैतिक रूप से भी उसका पतन होने लग जाता है, वो मन में कुंठित हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली के अंदर व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार के अधिकार मिलते हैं, राजनीतिक शक्ति मिलती है, आत्मसम्मान की भावना उससे उसमें पैदा होती है, आत्मनिर्भरता की भावना पैदा होती है। तो इसलिए व्यक्ति का जो है नैतिक उत्थान लोकतंत्र में जो है वो संभव हो पाता है। लावेल ये बात कहता था कि वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उसके साहस, उसके आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए रखे। और प्रजातंत्र जो है इन बातों का पूरा ध्यान रखता है। इसलिए लोकतंत्र शासन प्रणाली में जनता का नैतिक उत्थान अधिक से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। जनता जो है ना वो शासन से एक प्रकार का लगाव और अनुभव करने लग जाती है, निजी लगाव हो जाता है उसको भी, हाँ मेरी गवर्नमेंट है, मेरा देश है। जब सरकार खुद की होती है तो जब उसको निजी अनुभव, ये लगाव हो जाता है इस बात से कि मेरी हमारी सरकार है, हमने बनाई है, तो उसमें क्या है अपने देश के प्रति, अपनी शासन सत्ता के प्रति उसका विश्वास पैदा हो जाता है। और ये विश्वास जो है उसको देशभक्ति की तरफ ले जाता है। फ्रांसीसी जब क्रांति हुई थी तो जनता उस क्रांति के बाद फ्रांस से प्रेम करने लगी थी। उनका देश में जो है ना, जब उनको देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला तब उनका फ्रांस के प्रति प्रेम पैदा हुआ था। जब इनको शासन व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता है तो यहाँ देशभक्ति की भावना भी ज़्यादा बढ़ती है। मिल जो एक विचारक था वो कहता है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी जो हैं उनके स्वामी नहीं हैं, वो सेवक हैं। क्योंकि जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें हम सेवक ही मानते हैं, तो स्वामी नहीं मानते। इसलिए जो है लोगों को ये लगता है कि वो हमारे सेवक हैं और हम स्वामी हैं, और जो है हम ये जो शासन प्रणाली है ये हमारे हित में काम कर रही है। इसलिए तो लोगों का देश के प्रति लगाव बढ़ता है और जो है लोगों में देशभक्ति की भावना भी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांति से सुरक्षा। देखो क्रांतियाँ कहाँ होती है? क्रांतियाँ ऐसी शासन प्रणालियों में होती है जहाँ तानाशाही शासक आके बैठ जाए, उसको बदलना मुश्किल हो जाए, अत्याचारी शासन आ जाए और जनता के हाथ में उसको बदलना संभव ना हो, तो फिर जनता क्या करती है? लास्ट में जनता फिर क्रांति कर देती है। तो क्रांतियाँ जो हैं वो राजतंत्र के अंदर, अधिनायक तंत्र में, ऐसी शासन प्रणालियों में ज़्यादा मिलती हैं जहाँ अत्याचारी शासन हो, जनता की कोई सुनने वाला ना हो, जनता की कोई गौर ही ना हो, और जो शासक वर्ग है सिर्फ अपने हितों के लिए काम करे, उसे लोगों से कोई लेना देना ना हो। तो ऐसी शासन प्रणालियों में जनता जो है वो आखिर परेशान होकर अंत में उस शासन के खिलाफ क्रांति कर देती है और राजा या जो भी ऊपर पद पे शासक बैठा है उसको हटाने का प्रयास करती है। लेकिन लोकतंत्र शासन प्रणाली में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि शासक वर्ग जो है, पहली बात तो है कि वो जनता के हितों के हिसाब से शासन का संचालन करता है, क्योंकि उसको पता है कि जनता ने मुझे चुन के भेजा है, तो अंतिम रूप से वो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी बात है कि अगर शासक जो है अनुचित कार्य भी करता है और जनता के हित में कार्य नहीं करता, तो एक विशेष समय के बाद में, कुछ समय के बाद में जनता के पास दोबारा पावर आ जाती है वोट की, और उस वोट के माध्यम से वो उसको दोबारा शासन सत्ता में पहुंचने नहीं देती। तो एक निश्चित समय के बाद शासन में बदलाव आ सकता है। तो यहाँ जनता को क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ती। जनता को ये पता रहता है कि जी अब दोबारा वोट आएंगे तो अब इसकी बार इसको, अगर गलत काम करता है तो जनता ही सोचती है भाई दोबारा वोट आएंगे तो अब इसको हम शासन सत्ता में भेजेंगे ही नहीं। तो जनता के पास वोट की पावर होने के बाद फिर वो क्रांति की बात नहीं करती, वो एक समय का इंतजार करती है। जब दोबारा समय आता है तो उसको लगता है कि शासक अनुचित कार्य कर रहा है और उनके हितों में कार्य नहीं कर रहा है, तो अगली बार दोबारा उस सरकार को वो वोट न दे के शासन से हटा देती है। इसलिए इस शासन प्रणाली में क्रांतियों की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को ये पता होता है कि वोटों के माध्यम से अगली बार जब चुनाव होंगे तो उस सरकार को वो नहीं आने देगी। तो वोट की शक्ति के कारण क्रांतियों से इस शासन प्रणाली में छूट मिल जाती है, क्रांतियों से सुरक्षा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता व स्वतंत्रता पर आधारित। देखो ये बात तो है कि लोकतंत्र की मेन थीम है समानता व स्वतंत्रता। लोकतंत्र शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता व स्वतंत्रता का
प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है। देखो, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल, जन्म स्थान, इनके आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्तियों को समान समझा जाता है और सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रताएं भी समान प्रदान की जाती है। हर प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक चीज़ की स्वतंत्रता है, विचार की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, शिक्षा व संस्कृति की स्वतंत्रता है, अपराधों के संबंध में भी स्वतंत्रता है। अपराधों के संबंध में स्वतंत्रता मतलब उन पर दोष साबित होने से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो है व्यक्ति को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, लेकिन वो भी लिमिट में रह के। असीमित स्वतंत्रताएं नहीं है। स्वतंत्रताएं उतनी हैं जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। तो प्रत्येक व्यक्ति को लिमिट में रह के पूरी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। समानता व स्वतंत्रता दोनों को ही सभी में बराबर बांटा गया है। कहीं भी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, नस्ल, जन्म स्थान आदि के आधार पर समानता और स्वतंत्रता में भेदभाव नहीं किया गया। सभी को, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म का है, सभी चीज़ों में समानता है और सभी जगह पे स्वतंत्रताओं का उपभोग व्यक्ति वो कर सकता है। और लोकतंत्र मेन आधारित इसी पे है कि सभी को समानता व स्वतंत्रता मिले, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है समझौते की भावना उत्पन्न करना। देखो, जहाँ लोकतंत्र शासन प्रणाली होती है ना, तो वहाँ लोगों में आपस में प्रेम प्यार होता है। लोग जो है कोई भी मसले समस्याएं जो हैं वो समझौतों के द्वारा आपस में समझौता करके उनका निवारण कर लेते हैं। लेकिन जहाँ अधिनायकवाद या तानाशाही शासन होता है, वहाँ पे लोगों में संघर्ष की भावनाएं, लड़ाई झगड़े की भावनाएं ज़्यादा होती है। लेकिन जहाँ शासन प्रणाली लोकतंत्र होती है, वहाँ लोगों में उदारता होती है, सहानुभूति होती है, सहिष्णुता होती है, आपस में स्नेह होता है। तो ये लोग जो हैं आपस में ही किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो समझौते जो है, समझौतों के माध्यम से आपस में उस समस्या का निवारण कर लेते हैं। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली लोगों में स्नेह की, प्यार की, समझौते की भावना जो है ना वो पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व शांति का समर्थन। देखो, लोकतंत्र जो है वो विश्व शांति का समर्थन करता है। अपने भारत को देख लीजिए कि हम पूरी विश्व शांति के समर्थन में हैं, विश्व बंधुत्व की भावना हम में है। हम जो है लोकतंत्र में जो है वो विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई जाती। ऐसे नहीं अपनाया जाता कि उस देश पे राज कर लिया जाए, उस देश पे लड़ाई करके उसको अपने कब्जे में कर लिए, उस देश छोटे देश जो हैं उनको उन पे कब्जा कर लिया जाए। तो लोकतांत्रिक देशों में ऐसी भावनाएं नहीं पाई जाती। ये सभी का अस्तित्व में विश्वास रखते हैं और सभी का अपना अपना अस्तित्व है और पूरे विश्व में शांति बनी रहे। ये देखो, भारत पाक में बीच में हमारे यहाँ लड़ाई होती है, लेकिन हम हमेशा शांति का मार्ग अपनाते हैं। हम कहीं भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देते। जितना भी संभव हो पाया है भारत ने शांति का रास्ता ही अपनाया है। तो प्रत्येक देश जो लोकतांत्रिक देश है वो ज़्यादातर विश्व शांति के समर्थन पे चलता है, क्योंकि अगर 2 देशों या 4 देशों में युद्ध होता है तो सारा का सारा विश्व जो है उसके अंदर आ जाता है, शामिल हो जाता है। तो विश्व की शांति खतरे में पड़ जाती है। इसलिए जो लोकतांत्रिक देश हैं समझ सारे अब विश्व शांति के रास्ते पे चल पड़े हैं और जो है एक दूसरे देश के साथ आपस में कोई भी समस्या है तो वो मिल बैठ के आपस में उसका निवारण कर लेते हैं, ताकि किसी प्रकार का युद्ध और ऐसी कोई अन्य त्रासदी का सामना जो है हमें न करना पड़े। तो लोकतंत्र में जो है विश्व शांति का समर्थन किया जाता है और सभी देश जो है मिलजुल कर आपस में रहते हैं। लास्ट है विज्ञान और विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। ये देखो विज्ञान जो है, जहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, सभी को सभी स्वतंत्रताएं मिलती हैं, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जो क्रांति के जो है ना पूरे जो वैज्ञानिक क्षेत्र के अंदर जो हैं क्रांति के पूरे चांस मिलते हैं। विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। दूसरे शासन प्रणालियों में किसी न किसी तरीके के प्रतिबंध होते हैं, लेकिन यहाँ जो है लोकतंत्र में प्रतिबंध किसी प्रकार का नहीं होता और वैज्ञानिक विकास, वैज्ञानिक चीज़ों पे बहुत, विज्ञान के विकास पे बहुत बल दिया जाता है। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा विकास संभव हो पाता है। एक मेयो ने कहा था कि एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावना है। समाज जहाँ स्वतंत्र होगा, जहाँ वैज्ञानिक विकास बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ अधिनायकवाद, तानाशाही शासन होगा, वहाँ विज्ञान की प्रगति जो है वो रुक जाएगी। इसलिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में वैज्ञानिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो पाता है। ये विज्ञान को बहुत प्रोत्साहन देता है लोकतंत्र। तो आज हमने इसके लोकतंत्र के गुण पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके लोकतंत्र के दोषों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।